नमस्कार, मैं इसके सक्सेना आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज हमने बिहार बोर्ड जो इंटरनेट पर जारी किया गया था मॉडल सेट, आज उसका हमने क्वेश्चन मॉडल सेट 5 का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। मैं बता दूं कि इसके पहले मॉडल सेट 1, 2, 3 और 4 का जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है सब्जेक्टिव प्रश्न हमने डाल रखा है। अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे आ जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को देख लेंगे। क्योंकि इन चारों मॉडल सेट में हमने बहुत ही बेहतरीन सवाल करा रखा है, जिसके लिए आप लोग क्या करें, इसको देखें क्योंकि बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो 5वां मॉडल सेट है उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर इस सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से आप जुड़ जाइए। यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा, मेरा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको इस मॉडल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ, क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संकुल यौगिक का यूपक नाम लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि इसका यूपक नाम क्या होगा बताना है। तो फर्स्ट नंबर में दे रखा है एक कंपाउंड दे रखा है, संकुल है दे रखा है यौगिक, उसका नाम लिखना है, कैसे लिखाएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे दिख रहा है एमीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं लिगेंड्स को। तो डाई एमीन हो जाएगा क्योंकि एमीन यहाँ पे 2 गो है ना, तो डाई एमीन होगा। उसके बाद 2 गो क्लोरीन भी है तो डाई क्लोरिडो लिखते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग प्लेटिनम लिखते हैं। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना दिख रहा है, इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे प्लेटिनम का कितना दिख रहा है, +4 दिख रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर +4 डाल देना है। और लास्ट में 2 गो क्लोरीन लगा हुआ तो इसके लिए हम लोग क्लोराइड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 4 क्लोराइड इसका सही नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा में भी एक संकुल दे रखा है, पूछा इसका यूपक नाम क्या होगा। तो इसमें देखना है सबसे पहले लिगेंड्स का यानी जो कैटायनिक पार्ट होता है उसका नाम लिखते हैं। तो कैटायनिक पार्ट में यहाँ क्या दिख रहा है, पोटेशियम, तो पोटेशियम हमने लिख रखा है। उसके बाद हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड कितना दिख रहा है, 6 का मतलब हेक्सा, और 6 गो साइनाइड है तो हेक्सा साइनो। और जब कैटायनिक लिगेंड रहता है उसमें हम लोग 8 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन जाएगा फेरेट बन जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने करवा रखा है, जो कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कैडमियम 2+ के लवण सफ़ेद क्यों होते हैं आपको बताना है ना, कि कैडमियम 2+ है मेरे पास और इसके जो लवण होते हैं सफ़ेद क्यों होते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। इसी में दूसरा सवाल कह रहा है कि H3PO3 एक अवकारक होता है जबकि यहाँ पे H3PO4 अवकारक नहीं होता है, ऐसा क्यों आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि Cu+ लवण के जो लवण सफ़ेद होते हैं क्योंकि कैडमियम 2+ में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। हम आपको बता दें जो भी कैडमियम 2+ दिख रहा है इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इसमें डी संक्रमण नहीं होता है, जिसके कारण ये सफ़ेद हो जाता है ना, इसका कलर नहीं शो कर पाता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही कलर दिखाने के लिए काम आता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं है, इसका मतलब है कि इसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होने के कारण इसमें डी संक्रमण नहीं हो पाता है और यह लवण क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि H3PO4 क्यों एक अवकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करती है जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता है, क्यों। इसमें क्या आंसर हमने देख रखा है कि H3PO4 एक अवकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितना इसमें +3 है, यानी H3PO4 जो H3PO3 जो है इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +3 है, जो बढ़कर 5 हो सकती है। यानी ऑक्सीकरण संख्या 3 से बढ़कर क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो वो अवकरण कहलाता है। आपको पता होगा कि अवकरण उसी को कहते हैं जिसमें तत्व का ऑक्सीकरण
संख्या बढ़ता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ फास्फोरस का 3 है, ये बढ़कर क्या हो जाएगा, बढ़कर 5 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, अपकारक कहलाता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखे, जबकि H3PO4 में फास्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना दे रखा है, +5 दे रखा है। अधिकतम +5 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जब भी ये होगा 5 से क्या होगा, अब इस बार जो देगा वो 5 से कम देगा, यानी इस प्रकार से ये क्या हो सकती है, घट सकती है। इसीलिए ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है और H3PO4 अपकारक की तरह काम करता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि दिए गए यौगिक का यूपीएक नाम लिखना है, यानी जो यौगिक दे रखा है उसका क्या लिखना है, चला उसका यूपीएक नेम लिखना है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड कितना लिखा है, टेट्राएमीन है, टेट्राएमीन। उसके बाद कॉपर लिखे हैं, उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो रहा है, इसमें कॉपर का +2 है, तो हमने रोमन में कितना लिखना है, प्लस रोमन में 2 लिख देना है। और लास्ट में क्लोरीन है, इसका मतलब है क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर हुई बात है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जो क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें बी नंबर का रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड का नाम, तो टेट्राएमीन हो जाएगा। इसमें 2 को क्लोरीन है तो डाइक्लोरिडो, और यहाँ पे कैटायनिक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये क्रोमियम नहीं होके क्रोमेट हो जाएगा ना। तो चलिए इसमें क्रोमेट हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है प्लस में, तो रोमन में 3 हमने लिख दिया और इसके ऊपर एक प्लस है, इसके लिए हम लोग आयन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा है, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो क्रोमेट और 3 आयन बन जाएगा, इसका सही नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करोगे, है ना। 2 कन्वर्जन दे रखा है कि यानी कन्वर्जन कैसे करना है आपको बताना है कि निम्नलिखित का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। पहला क्या कह रहा है कि एथिल एल्कोहल से इथिलीन बनाना है, यानी कि एथिल एल्कोहल लेना, C2H5 OH से इथिलीन बनाना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना। इथिलीन कैसे बनेगा ये बताना है। इसमें दूसरा कह रहा है कि बेंजीन यहाँ पे बनाना है, एसिटिलीन से बेंजीन बनाना है कि कैसे बनता है एसिटिलीन से बेंजीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि हम लोग इथाइल एल्कोहल से, है ना, इथिलीन कैसे बनाते हैं। कहता है कि जब एथिल एल्कोहल को निर्जलीकरण करवाया जाता है, निर्जलीकरण कहने का अर्थ है कि इथाइल एल्कोहल से आप लोग जल को बाहर कर दीजिए। किसके साथ करवाना है, H2SO4 के साथ। कितना डिग्री टेम्परेचर लेना है, 170 डिग्री केल्विन पे आप लोग इसका क्या करवाना है, कन्वर्जन करवाना है। तो क्या मिल जाएगा आपको, इथिलीन मिल जाएगा। हमने इथिलीन यहाँ पे दे रखा है, इथाइल एल्कोहल, इसका हम लोग निर्जलीकरण H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो मेरा क्या बन जाता है, इथिलीन, और प्लस में जल बाहर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, यानी कि इथाइल एल्कोहल से इथिलीन कैसे बनाते हैं, तो इसका निर्जलीकरण करवा के हम लोग इथाइल से इथिलीन बनाने की काम करते हैं। दूसरा इसी में क्या क्या कह रहा था कि हमें एसिटिलीन से क्या बनाना है, एसिटिलीन से बेंजीन बनाओ, कैसे बनता है। तो यहाँ पे जरा देखो, इसी क्या कहता है कि जब एसिटिलीन को हॉट यानी कि गर्म करके ट्यूब लेना है, किसका, कॉपर ट्यूब लेना है ना, कॉपर ट्यूब पर बहुलीकृत कराते हैं तो बेंजीन बनता है। यानी जब भी आप एसिटिलीन को कॉपर के उपस्थिति में, कॉपर की हॉट उपस्थिति करने से बहुलीकरण करवाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बना देगा। हमने यहाँ रिएक्शन लिख रखा है, एसिटिलीन है, यहाँ पे हॉट ट्यूब हमने दे रखा है, यहाँ पे क्या बन गया, बहुलीकरण से बेंजीन बन गया। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर चौथा का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित का व्याख्या करना है। कहता है हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है, क्यों, ऐसा बताना है आपको कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड से, क्यों होता है, इसका रीजन आपको लिखना है। तो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ए का कहता है हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि आयोडीन का आकार फ्लोरीन के आकार से बड़ा होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। आपको पता होगा सबसे पहले HF आता है, उसके नीचे क्या आता है, Cl आता है, उसके नीचे HBr आता है, उसके नीचे HI आता है। यानी वर्ग में आप नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है और अम्लीय गुण भी साथ साथ बढ़ता जाता है। क्लियर हुई बातें, समझ में आई बातें क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
हो गया, ए बिल्कुल कंप्लीट हो गया ना कि हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली है, क्योंकि आयोडीन का आकार फ्लोरीन के आकार से बड़ा होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। क्लियर हो गया। इसी में दूसरा क्या कह रहा है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होता है, क्यों, है ना। ये पूछ रहा है आपसे सवाल कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है क्लोरीन से कम होता है, क्यों, ऐसा बताना है रीजन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। क्या कह रहा है कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन के आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होता है। यानी फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और इसमें जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें प्रतिकर्षण बल लग जाएगा ज़्यादा, इसीलिए क्या होता है चला, उसीलिए इसमें यहाँ पे बंधन ऊर्जा इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम जाता है ना। आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना चाहता है उसमें प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच में। वही लिखे हैं कि आने वाला इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती। क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि अवशोषण और अधिशोषण में अंतर को लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको VVI मार लीजिएगा, है ना। इस बार क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर को लिखना है। क्या कहता है कि अवशोषण और अधिशोषण में निम्नलिखित अंतर है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए अंतर लिखने वाला तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे कि अवशोषण और अधिशोषण में निम्नलिखित अंतर है। पॉइंट वाइज पॉइंट 2 कॉलम बना दीजिएगा, एक तरफ अवशोषण लिखिएगा, दूसरी तरफ अधिशोषण लिख दीजिएगा। अब दोनों कॉलम में पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते चलना है। चलिए हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। अवशोषण की तरफ क्या कहता है कि अवशोषण या बल्क पर की घटना है, यानी कि अवशोषण कहाँ होता है, बल्क पर होता है, यानी ये सतह के अंदर होता है। जो सतह के अंदर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क के नाम से जानते हैं। यानी अवशोषण कहाँ होगा, सतह के अंदर होगा, है ना। दूसरा कहता है अधिशोषण क्या है, तो अधिशोषण या सतह पर की घटना है, यानी कि अधिशोषण कहाँ होता है, सतह पे होता है, जबकि अवशोषण कहाँ होता है, उस सतह के अंदर होता है। इसी में अवशोषण में दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि इसमें कण को देखा नहीं जा सकता। अच्छा बताओ, सतह के जब अंदर रहेगा तो कण नजर आएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो ही लिखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें कण को देखा नहीं जा सकता है ना। अवशोषण में जो कण होते हैं उसको देख नहीं सकते हैं, जबकि अधिशोषण में कण को देखा जा सकता है, क्योंकि अधिशोषण यहाँ पे सतह पे होने वाली घटनाएं है ना, तो सतह पे जो भी होगा साफ साफ दिख सकता है, तो इसमें कण को देखा जा सकता है। को 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें कण को आसानी से निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि सतह के अंदर रहेगा तो कण को हम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि अवशोषण में कण को हम आसानी से निकाल नहीं सकते। तीसरा पॉइंट कहता है इसी में अवशोषण का तीसरा पॉइंट, अधिशोषण का तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इसमें कण को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सतह पे ही रहती है ना कण, तो उसको हम आसानी से खींच कर बाहर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें सांद्रण बल्क पर बढ़ता है, यानी इसमें सांद्रण कहाँ बढ़ता है, बल्क पर बढ़ेगा। यहाँ पे कर देना, सतह को काट कर यहाँ पे बल्क कर दीजिएगा, यहाँ को सतह पे काट के बल्क कर दीजिएगा और यहाँ पे बल्क को काट कर सतह कर दीजिएगा। क्लियर है, इसको आप सुधार लेंगे, है ना। यहाँ पे कहता है इसमें सांद्रण बल्क पर बढ़ता है, इसमें सांद्रण सतह पर बढ़ता है। जब भी बल्क में आदमी सतह के अंदर हो रहा है तो सांद्रण कहाँ बढ़ेगा, सतह के अंदर ही, और बल्क उसको कहते हैं कि इसमें सांद्रण कहाँ बढ़ता है, बल्क पर बढ़ता है, जबकि यहाँ पे अधिशोषण में सांद्रण कहाँ बढ़ता है, ये सतह पे बढ़ता है। क्लियर हुई बात है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है, कारण बताइए। क्यों ऐसा हो रहा है कि फॉर्मिक अम्ल होता है जो एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली, आपको रीजन बताना है ना। बहुत ही अच्छे सवाल है ना, ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद कीजिएगा जरूर, है ना। यहाँ पे कहता है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि फॉर्मिक अम्ल के पास कोई एल्किल समूह नहीं होता है। क्लियर लिखा हुआ है कि मेरा जो फॉर्मिक अम्ल होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसके पास कोई एल्किल समूह नहीं होता है।
ये रहा मेरा फॉर्मिक अम्ल। अच्छा बताओ, इसके पास कहीं एल्काइल समूह है? इधर हाइड्रोजन, यहाँ कोई एल्काइल समूह नहीं होता है, यानी एल्काइल समूह नहीं होने के कारण इसका जो अम्लीय गुण होता है वो बढ़ जाता है। लिखते यहाँ पे लिखते हैं जबकि एसिटिक अम्ल के पास मिथाइल समूह होता है। यहाँ पे लिखा है जो मेरा होता है एसिटिक अम्ल, इसके पास क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? इसके पास मिथाइल समूह दिख गया ना, जो अम्लीय गुण को कम करता है। दुनिया का कोई भी एल्काइल समूह होता है, अगर वो कहीं जुड़ गया तो अम्लीय गुण को क्या करेगा? घटा देगा, है ना। तो यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि फॉर्मिक अम्ल में कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता जो यहाँ पे उसके अम्लीय गुण को प्रभावित कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, इसको इंपॉर्टेंट समझकर याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्या कहता है? परगलन की परिभाषा दें। परगलन क्या है ये आपको बताना है। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, धातु कर्म के क्वेश्चन है। परगलन क्या है? तो कहता है धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उससे धातु में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परगलन कहते हैं। यानी कि जो मेरा धातु के ऑक्साइड होता है, जो मेरा धातु के ऑक्साइड है, इसको कोक के साथ गर्म करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं, मेटल प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परगलन के नाम से जानते हैं। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने से जो धातु में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को परगलन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कोलाइडी विलयन बनाने के 2 विधि को लिखना है। कोलाइडी विलयन बनाने के 2 विधि को लिखना है कि कोलाइडी विलयन कैसे कैसे बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कोलाइडी विलयन के बनाने की 2 विधियां निम्नलिखित हैं। कोलाइडी विलयन बनाने के 2 विधि निम्नलिखित है ना। पहला कौन सा विधि है? ये पहला है आंतरिक परिक्षेपण विधि। यानी आंतरिक परिक्षेपण विधि यानी कि ये क्या बनेगा? आंतरिक, मशीन के द्वारा बनाया जाता है। यानी जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको मशीन में डालकर तोड़ा जाता है ना। मैकेनिक्स यहाँ पे बोलते हैं ना, मैकेनिक्स डिस्पर्सन विधि द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं। तो कहता है इस विधि में पदार्थ के बड़े कण को तोड़कर कोलाइडी कण में बदला जाता है। आंतरिक परिक्षेपण विधि में जो कण होते हैं, पदार्थ के बड़े बड़े जो कण होते हैं, इसे तोड़कर हम लोग कोलाइडी कण में बदलते हैं। उसे विलायक या परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। बिल्कुल आसान सा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि आंतरिक परिक्षेपण विधि में क्या करते हैं? जो बड़े बड़े कण होते हैं इसे तोड़कर क्या करते हैं? कोलाइडी कण में बना देते हैं। इसे तोड़कर कोलाइडी कण, और इसको क्या करते हैं? एक परिक्षेपण माध्यम या विलायक लेते हैं, जिसमें इसको क्या करते हैं? घोल देते हैं। क्या उस घोलने के बाद क्या बन जाता है? कोलाइडी विलयन बन जाएगा। जो कोलाइडी कण ही बन गया, इसको सिर्फ एक द्रव में डुबाने की जरूरत है या एक किसी प्रकार की विलायक लेना है, उसमें आप इसको कोलाइडी कण को घोल दीजिएगा तो कोलाइडी विलयन ही बन जाएगी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक और 2 विधि का आता है। प्रथम विधि हमने देखा। दूसरा विधि में कोलाइडी कण कैसे बनता है? तो यह है ब्रेडिक आर्क विधि या यहाँ पे विद्युत परिक्षेपण विधि। ये सवाल है लास्ट, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर होता है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है कोलाइडी विलयन के बारे में। तो कोलाइडी विलयन का निर्माण करने की जो विधि होती है ये पूछ रहा था। तो यहाँ पे दूसरा विधि क्या है? ब्रेडिक आर्क विधि द्वारा हम लोग कैसे बनाते हैं कोलाइडी विलयन को। तो ध्यान से इसको देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है इस विधि में धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। यानी ब्रेडिक आर्क विधि क्या होता है? यहाँ पे धातु का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसको कुछ नहीं करते, एक बर्तन लेते हैं, इसमें 2 छड़ डाल देते हैं धातु का। उसमें से एक छड़ क्या होता है? इसमें जब करंट देते हैं एक छड़ टूट कर क्या करता है? एक छोटे छोटे कण में यानी कि विलयन में उतर जाता है। उतर जाने के बाद इससे हम यहाँ पे छड़ को बाहर निकाल लेते हैं, और जो छोटे छोटे कण विलयन में आया था उससे क्या बन जाता है? कोलाइडी विलयन बन जाता है। जैसे आप इसमें किसका विलयन बना सकते हैं? जैसे आप यहाँ पे सोना का बना सकते हैं, प्लेटिनम इत्यादि धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है ब्रेडिक आर्क विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान दे रखा है कितना? 60 सेकेंड इनवर्स दे रखा है ना। यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का नाम दे रखा है। इस अभिक्रिया को 75% पूरा होने में
कितना समय लगेगा, पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, यानी कि वेग स्थिरांक का मान दे रखा है और पूछ रहा है कि 75% अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लगेगा, ये लिखना है आपको, है ना। क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना है इसको, है ना। हमने सबसे पहले एग्जाम में कैसे बनाना है, तो लिखेंगे दिया गया है कि क्वेश्चन पे क्या दिया गया, वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, कितना दे रखा है वेग स्थिरांक का मान, 60 सेकेंड इनवर्स दे रखा है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे आगे चलते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं जो अभिक्रिया का 75% संपन्न होने का अर्थ है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिक्रिया 75% संपन्न हो चुका है, तो यहाँ पे बताना है कि होने में कितना समय लगेगा 75%। तो सबसे पहले इसका मीनिंग को समझते हैं, क्या कहता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग कहता है अभिक्रिया के 75% संपन्न होने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि प्रारंभिक सांद्रण कितना होता होगा, 100% होगा तभी ना 75% कम घटेगा हो। तो यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रण कितना हो गया, 100%। अब कहता है 75% अभिक्रिया संपन्न हो गया, तो संपन्न हो गया तो बचा कितना, 25% ना बचा हो। देखो बचा हुआ सांद्रण कितना हो गया, 25% हो गया। हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जानते हैं के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 बटा यहाँ पे टी इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। यहाँ ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, और ए माइनस एक्स क्या हुआ है, ये बचा हुआ सांद्रण है। तो आपको सब पता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या रखना है, टाइम के जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे रखना है टाइम ही तो निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे के जगह पे 60 रखिएगा, यहाँ पे लॉग है, यहाँ ए के जगह पे 100 रखना है, ए माइनस एक्स के जगह पे 25 रखना है, बचा हुआ सांद्रण। जब यहाँ पे देखो हमने वैल्यू रख रखा है कि के का मान कितना दे रखा है, 60 मिनट नहीं सेकेंड इनवर्स, यहाँ 2.303 टाइम को निकालना है, लॉग दे रखा है। यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रण कितना मान रखे हैं, 100, क्योंकि अभिक्रिया परसेंटेज में दे रखा है। यहाँ पे जो बचा हुआ सांद्रण कितना होगा, बचा हुआ सांद्रण हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 75, है ना। इसको 75 कर दीजिएगा, यहाँ पे 25 लिखा गया, इसको 75 कर दीजिएगा, 75 होगा, ठीक है विद्यार्थी। इसका 75 हो जाएगा, यहाँ 100 माइनस क्या करना है, 100 माइनस 75 करना है। तो कितना बच जाएगा, ये कितना आएगा, यहाँ पे ला आ जाएगा लॉग, इस साइड में अगर आप करोगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ निकल आएगा लॉग, यहाँ पे 100 बटा कितना 25, तो इसको काटेगा तो कितना आएगा, इसको काटने पे आता है ये 4, यानी लॉग 4 लिखे हैं ना। और लॉग 4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 के स्क्वायर 2, यहाँ पे नीचे उतर जाएगा 2, तो कितना लिख सकते हैं, 2 लॉग 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 log 2। जब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे प्यारे विद्यार्थी, तो इसका जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 0.023। इसका सॉल्यूशन करने के बाद इतना समय लगने वाला है 75% अभिक्रिया को संपन्न होने में। क्लियर है बातें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द्विक लवण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। द्विक लवण किसे कहते हैं, कहता है वैसा लवण जिसमें एक से अधिक विभिन्न धनात्मक और ऋणात्मक आयन उपस्थित होते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं। यानी कि वैसा लवण लेना है जिसमें से एक से अधिक क्या मिले, धनात्मक और ऋणात्मक आयन मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, द्विक लवण के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे KCl2 और .6H2O, इसको क्या बोलते हैं, कार्नालाइट। कार्नालाइट एक प्रकार का द्विक लवण के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, और यहाँ पे एक से अधिक धन आयन और ऋण आयन दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्विक लवण। यहाँ पे दे रखा है क्या, पोटाशियम दे रखा है। पोटाशियम भी एक द्विक लवण जिसको फिटकरी कहते हो, ये भी आपका क्या द्विक लवण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसको बताना है। तो सक्रियण ऊर्जा बहुत बार आ चुका है सवाल, है ना, इसको तो याद कर लेना। प्रतिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं ना। जो प्रतिकारक है यानी ए से हमें बी बनाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, हम लोग सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कहता है तनुघोल के अनुसंख्य गुणधर्म को लिखें और विभिन्न प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म का नाम भी लिखना है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, तो लिखते हैं विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय के प्रकृति पर, उसे अनुसंख्यक गुणधर्म के नाम से जानते हैं। यानी वैसा गुण होगा विलयन का जो विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करेगा, यानी सिर्फ उससे संख्या से मतलब है, उसका प्रकृति कैसा है, गोर है ना, बड़ा है, छोटा है, रंगीन है
है या कुछ ही प्रकार, उसका जो प्रकृति उस पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, वैसे गुण को क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा प्रसरण दाब होता है। ये 4 प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 14 नंबर कहता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है, ये आपको लिखना। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि मॉडल सेट 4 में बताया गया प्रश्न है, यानी कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण मॉडल सेट 4 में हमने बता रखा है। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें मॉडल सेट 4 है ना 2022 बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बातें। आपको क्या टाइप करना है, मॉडल सेट 4 2022 केमिस्ट्री है ना बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा सर्च कीजिए, यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया A+B से क्या बन रहा है, प्रतिफल बन रहा है। के लिए अभिक्रिया किधर दे रखा है, कितना दे रखा है, R = K A की पावर 1/2 और B की पावर 3/2 रखा है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो यहाँ पे जनरली अभिक्रिया की कोटि क्या निकालते हैं, जो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सम कर देते हैं, पावर के योग कर दो, है ना। यहाँ पे 1/2 रखा है, A का पावर, B का पावर कितना 3/2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 = कितना होगा 4/2, यानी कि कितना, ये 2 आने वाला है, यानी अभिक्रिया की कोटि इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेग यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे अभिक्रिया की दर दे रखा है, तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि निकालना बिल्कुल आसान है। जो सांद्रण का जो घात होता है सब उसको क्या करना है, जोड़ देना है सिर्फ, है ना। तो अभिक्रिया की कोटि इसका कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्या कहता है, कहता है एनिलीन क्षारीयता, एनिलीन की क्षारीयता मिथाइल एमीन से कम है, बताइए क्यों कम है, आपको बताना है। कहता है एनिलीन की क्षारीयता मिथाइल एमीन से कम होती है क्योंकि एनिलीन में उपस्थित फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। सिंपली बात है, जो एनिलीन होता है प्यारे बच्चों, जो एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर क्या NH2 लगा हुआ, आपको पता है कि फिनाइल क्या करता है, ये जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। इसी वजह से एनिलीन का जो क्षारीय गुण होता है मिथाइल एमीन से कम होता है, यानी जो मिथाइल एमीन होता है CH3NH2, इससे इसका क्या होता है, क्षारीयता गुण कम होता है, लेस देन होता है ना। तो इस यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि फिनाइल ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का काम करता है, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 16, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्या कहता है, कहता है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, है ना। संक्रमण तत्व जो होता है हमेशा इसका जो कंपाउंड बनते हैं वो रंगीन कलर का होता है, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने दिखा रहा है क्या कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, वो क्या करता है, जो प्रकाश जो दिखता है वो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जो विजिबल रे होती है, दृश्य प्रकाश होता है, वो जो उसकी जो ऊर्जाएं होती है प्रकाश की ऊर्जा को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आकर्षित कर लेता है और डी संक्रमण करा देता है। यही वजह है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। 2 बात याद रखना है। पहला बात क्या कि संक्रमण तत्व के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, संक्रमण तत्व के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और डी संक्रमण हो जाता है, जिससे रंगीन यौगिक बनाने के लिए ये सक्षम हो जाता है संक्रमण तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है कि ब्राउनियन गति क्या है, इसको बताना है। ब्राउनियन गति क्या है, तो कहता है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गमन की दिशा को ब्राउनियन गति कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्राउनियन गति है ना प्यारे विद्यार्थियों। कहता है जो मेरा कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में टेढ़ी मेढ़ी गमन की दिशा को क्या बोलते हैं,
टेढ़ी मेढ़ी गमन की दिशा को हम लोग कोलाइडी बिलियन के जो कण होते हैं उसका टेढ़ी मेढ़ी गमन की दिशा चलते रहती है, उसी को हम लोग ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा था, ध्यान से देखो। कहा था एंजाइम क्या है लिखना है। एंजाइम इमल्सन क्या है ये आपको लिखना है। इमल्सन को हम लोग पायस के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। इसका हिंदी क्या होता है, पायसीकरण क्या है इसको लिखना है ना। इमल्सन क्या है इसको लिखना है। तो हमने क्या लिखा, वैसा कोलाइडी बिलियन, यानी इमल्सन एक प्रकार का कोलाइडी बिलियन होता है। जो आपने देखा हुआ टेबल, वहाँ पे कोलाइडी बिलियन 9 प्रकार के होते हैं, उसमें से इमल्सन का भी नाम होता है। इमल्सन एक प्रकार का क्या कोलाइडी बिलियन है ना। तो ऐसा कोलाइडी बिलियन जिसमें परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होता है, उसे इमल्सन कहते हैं। इसमें जो परिक्षेपित अवस्था होता है वो भी द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम ये भी द्रव होता है। यानी जैसे आपका दूध क्या हो गया, दूध में एक पायसीकरण के उदाहरण है, इमल्सन के उदाहरण है ना। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंजाइम क्या है इसको लिखना है। एंजाइम क्या है, तो कहते हैं जैव उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। यानी जो जैविक प्रक्रिया को उत्प्रेरक करने का काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम के नाम से जानते हैं। एंजाइम देखो क्या होता है कि ये जैविक क्रिया कराने में मदद करती है ना। तो जैव एक प्रकार का क्या है, जैव उत्प्रेरक होता है एंजाइम, है ना। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है। जो एंजाइम होता है ना प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजन से बना होता है। जो एंजाइम होते हैं किससे बना होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का, और यहाँ पे नाइट्रोजन से जो कंपाउंड बनने वाले होते हैं वो प्रोटीन होता है। यहाँ पे भी कह सकते हो कि जो एंजाइम होता है प्रोटीन का बना होता है और यह नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक से बनता है ना। यहाँ पे प्रोटीन जो होती है नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक से बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 भी 100% कंप्लीट हो गया होगा, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट्स वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको फ़ायदा हो, है ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।